नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। जैसे कि आप सब जानते हैं ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आइए जरा बारीकी से समझते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, ताकि आप फॉर्म फिलिंग करें तो आपके एंड से कोई भी गलती ना हो और आप अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को हम मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक समझिएगा, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुल वैकेंसीज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितनी आई हैं। आइए जरा हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इस नोटिफिकेशन के अंदर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो इस पेज पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यही ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। आइए जरा इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ऊपर ऊपर आपको मेंशन कर रखा है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। 23 जनवरी 2025। आज 21 तारीख है, यानी कि परसों से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। हमारे पास 22 फरवरी तक का समय है। आज 23 मतलब परसों 23 तारीख से लेकर 22 फरवरी तक आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फी पेमेंट का टाइम बताया हुआ है कि 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, ठीक है। और उसके बाद साफ साफ बोल रखा है कि अगर मॉडिफिकेशन आप लोगों को करनी है, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, जैसे कि कुछ गलती हो गई है फॉर्म फिलिंग में, तो उसकी करेक्शन आप कर पाएंगे 25 तारीख से लेकर 6/3 यानी 6 मार्च तक का आपके पास समय रहेगा, अगर आप कुछ एरर कर दें फॉर्म फिलिंग में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जिनको इन्होंने ब्लैक हाईलाइट किया हुआ है वो ये है कि आप लोग जब एक बार अकाउंट क्रिएट करेंगे, देखिए अगर आप पहली बार ग्रुप डी से ही रेलवे एग्जाम की तैयारी मतलब रेलवे एग्जाम देना शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस अकाउंट में दी हुई भरी हुई चीजों को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अकाउंट में जो भी डिटेल्स भरे उसको एक बारी में सही भरे, क्योंकि उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट क्रिएट करते टाइम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे बाद में। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इतना समझने के बाद मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देती हूं, ताकि मुझे एक एक स्टेप आपको मैं बता सकूं। अब बात करते हैं कि जो वैकेंसीज आउट कितनी हुई है, ये कहां मेंशन है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा। तो यहां पर आप लोगों को इनिशियल पे बता रखा है कि 7 पे सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे 18,000 आपकी इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको कौन सा चाहिए होगा वो आपको मैं आगे प्रेजेंट कर दूंगी, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज की। तो यहां पर जो एज है, ठीक है, एज क्राइटेरिया को आप बड़े अच्छे से देखिएगा। देखिए एज में आपको पता है कि हमें कोविड-19 की वजह से एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहां पर 18 से लेकर 36 साल उम्र अलाउड है, लेकिन इसमें यह भी मेंशन है कि आपको अपनी उम्र किस हिसाब से देखनी है, 1/1/2025 यानी 1 जनवरी, ठीक है, के हिसाब से 2025 के हिसाब से आपकी उम्र 18 से 36 साल होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज 32,438 है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान ध्यान से हर स्टेप को समझेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो आपको रिलीफ मिला है वो किस लिए मिला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। आइए जरा आगे इसको और लेके चलेंगे। तो नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा, इसको मैं जूम दिखाने की कोशिश करती हूँ, स्टेप वाइज सारी चीज जूम कर देंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जो भी अपने को पेज चाहिए होगा उसको जूम कर देंगे। जी हाँ, इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो स्टेप वाइज आपको मैं बताती रहूंगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाला है, जो भी पॉइंट है ये मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद हाँ जी, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। इधर देखिएगा, एज रिलैक्सेशन वाला पॉइंट भी आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एज लिमिट 18 से 33, वैसे तो यही होती है नॉर्मल एज, लेकिन इन्होंने 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, हाँ जी, कितना हमारी कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, यहां पर 3 साल का, SC ST को 5 साल का, ठीक है, एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, ठीक है। तो वो आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरी की पूरी आपको बता रखी है, ठीक है। यहां पर हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है जी, हम कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन है। मोटा मोटा ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए +3, ठीक है, यानी कि 36 से ऊपर 3 और ऐड कर लीजिए। SC ST वालों के लिए +5 एज रिलैक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी डन हो गया। चलिए इसको आगे ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है जी। यहां पर हम लोगों को आगे बढ़ना है और आइए जरा एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारी हम लोग लेके कंसीडर करके चलते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आता है, एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। तो अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें उनको समझते रहते हैं। हाँ जी, पेपर कितने पड़ाव में होगा, अभी तक इसमें मेंशन साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक ही एग्जाम आपको देना है,
उसके बाद स्टैंडर्ड्स जो है वो भी अभी बता दूंगी। ड्यूरेशन कितने मिनट का आपको मिलेगा, 90 मिनट का पूरा एग्जाम ड्यूरेशन है, जिसमें जनरल साइंस 25 नंबर की है, आप लोगों की मैथ्स 25 नंबर की है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 नंबर की है, करंट अफेयर्स और इसके अंदर जनरल अवेयरनेस दोनों पूछा जाएगा, जो कि आपको 20 नंबर की दी गई है। टोटल क्वेश्चन आपको 100 दिए गए हैं। 90 मिनट का ओवरऑल टाइम है, जिसमें आपको कुल मिला के 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप 120 मिनट तब पाएंगे जब आप PWBD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है जी, तो आपको स्क्राइब भी मिलेगा, ठीक है, उनके लिए 120 मिनट का समय है। यानी कि जनरली हमारे पास 90 मिनट का समय है और 100 क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है, ठीक है। जैसे कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम परसेंटेज जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के लिए होती है, जनरल के लिए 40, EWS के लिए 40, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 30। देखिए, वैसे आप पता है आपको कट ऑफ तो ऊपर ही जाता है, लेकिन अगर हम इतना भी ना ला पाए तो हम वैसे ही रेस से बाहर हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बेंचमार्क सेट है कि इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, और कट ऑफ तो आपको पता है वो तो डिसीजन फैक्टर होता ही है, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया है कि अगर इतना भी नहीं आ रहा तो हम रेस से वैसे ही बाहर हैं। चलिए, इतनी बात समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए जी, आगे समझते हैं। ये भी हमारी बात क्लियर हो गई कि पेपर कैसे होने वाला है, ठीक है। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाने वाला है ना, वो अपना पड़ाव क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। तब हमें समझ में आ जाएगा कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या हमसे रिक्वायरमेंट पूछी गई है, ठीक है जी। तो आइए जरा इसको कंसिडर कर लेते हैं। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें ही आपसे क्या मांग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। अच्छा जी, हाँ, बात अगर हम करें सिलेबस की, तो आइए जरा सिलेबस की बात हम नीचे करते हैं। यहां पर हमें नीचे सिलेबस बता रखा है। आइए सिलेबस हम यहां देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो ये देखिए, नीचे इसने सिलेबस मेंशन कर रखा है, तो सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। सिलेबस में अगर मैं बात करूं, मैथ्स के अंदर जो आपको दिख रहा है सेकंड 25 नंबर वाला, मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम बोर्ड मास आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। तो यहां पर मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शंस, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देख लीजिए एडवांस मैथ्स इंक्लूडेड है, ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मोड मीडियन, ये सब निकालना आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट, पर्टिकुलर स्क्वायर रूट आपको जरूर पूछा जाएगा। कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, कैलेंडर और क्लॉक, यानी कि मैथ्स में भी कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब हो गया पूरा मैथ्स। जो भी हम सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना कॉम्पिटिशन में, ये एक्सेट्रा में कुछ भी इंक्लूड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल डाल देंगे, ठीक है। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो आप देख सकेंगे एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिलोजिज्म हो गया, जंबलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। यहां पर आगे हम देखते हैं डाटा सफिशिएंसी हो गया, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस। तो अगले पेज पे हमें ऊपर दिखा रखा है कि देखो यार, हाँ जी, तो यहां पर आपको ऊपर मेंशन कर रखा है जनरल साइंस का सिलेबस। तो आइए जनरल साइंस के लिए सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम जनरल साइंस के सिलेबस की बात करें, थोड़ा और जूम कर देती हूं ताकि आपको पूरे तरीके से विजिबल रहे, ठीक है। तो यहां पर द सिलेबस अंडर दिस शेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को पूरा घोट के 8th 9th 10th की सारी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये साइंस को बहुत अच्छे लेवल का पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, मतलब पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि स्टैटिक जीके बना दी, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात कर ली और साथ ही साथ करंट अफेयर्स डाल दिए, भाई जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, डेली न्यूज़ेस जो आती रहती हैं, ठीक है। वो आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको उसके इंपॉर्टेंट सेशंस दिख जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं, आपको पता है CBT 1 होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इस एफिशिएंसी टेस्ट में ये आपसे क्या मांग रहे हैं, आइए हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को कह रहे हैं कि देखो जी, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। मैं आपको समझा देती हूं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहां पर आप लोगों को 2 मिनट में
100 मीटर तक जाना पड़ेगा और आपको 35 किलो भार उठाना है, जिसको आप नीचे नहीं रख सकते। 2 मिनट के अंदर अंदर 100 मीटर तक आपको डिस्टेंस कवर करना है 35 किलो का भार लेके। साफ साफ बता रहा है कि आपको वेट को नीचे बीच में नहीं रखना इस दौरान, ठीक है। शुड बी एबल टू रन ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। आप 1000 मीटर 4 मिनट में भागेंगे, 4 मिनट तो 15 सेकेंड में, और एक ही चांस मिलेगा आप लोग, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ में 4 मिनट 15 सेकंड एक ही चांस मिलेगा। यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलोग्राम। अगर एक फीमेल कैंडिडेट है उसको 20 किलोग्राम, ठीक है, उसके लिए भी समय 2 मिनट है और 100 मीटर तक उसको जाना पड़ेगा। वो भी इस 20 किलो वजन को नीचे नहीं रख सकती है। शुड बी एबल टू रन ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मिनट। यहां पर 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर आप 5 मिनट 40 सेकेंड में जाएंगे अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एक ही चांस में। अच्छा जी, बात समझ में आ गई। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज दिस रेशियो एज रिक्वायर्ड टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब रेलवे सीधा सीधा हर लाइन में ये लिख देता है कि अगर हमको लग रहा है कि हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। वो पहले ही अपने हक में रखते हैं सारी चीजें, पर अभी तक नोटिफिकेशन के हिसाब से ये चीज मेंशन है। अगर मैं आगे चल दूं तो यहां पर देखिएगा साफ साफ बोल रखा है द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको 120 मिनट दिए जाएंगे पेपर करने के लिए, ठीक है। अगर हम हैंडीकैप कैटेगरी में हैं तो हमारे लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, उनको इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहां पर साफ साफ बैठ रखा है, लेकिन ठीक है उनको पेपर जरूर देना पड़ेगा और उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। पर्टिकुलर अलग से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि वो चेक कर सके हाँ भी वो सच में PWBD कैंडिडेट्स हैं कि नहीं, ठीक है। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, ठीक है। कैंडिडेट विल गेट, एक तो देखिए वेट का होगा, है ना। अगर आप सुनिएगा ध्यान से, इस पार्ट को सुन लीजिएगा। द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी इन 2 स्टेजेस। पहले आपको कह रहा है कि टेस्ट फॉर कैरिंग वेट टू बी स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मतलब वो जो हमने 2 मिनट में 100 मीटर बोला था, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, एंड इफ सक्सेसफुल इन दिस टेस्ट फॉर द रनिंग टेस्ट आफ्टर ए रिकवरी गैप, मतलब आपको एक ब्रेक टाइम दिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पहला टेस्ट होगा, पहले आपको कहेंगे कि वेट लेके आप 2 मिनट तक चलिए 100 मीटर, ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेके फिर आपसे ये रनिंग टेस्ट लेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को, अगर हम एक्स सर्विसमैन है, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी इन्होंने स्पेशल मेंशन किया। तो अगर फीमेल हैं आप, पेपर देने वाली हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो देखिए जो बात बताने की है वो सारी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। वो उसके लिए भी मेंशन है यहाँ पे कि यहाँ पर चलेगा आगे, ठीक है। चलिए ये डन हो गया पेज, आगे चल लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको साइट पे अप्लाई करना है। अच्छा छोटी छोटी बातें और बता देती हूँ, जो बड़ी काम की बातें हैं, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। आपके मतलब की सारी बातें यहां पर बताई जाएगी। आइए जरा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज, ठीक है, इनकी ये बातें बड़ी ध्यान से समझ लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है वो होती है फॉर्म फिलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। अरे हम पेपर तो तब देंगे ना जब हम फॉर्म फिलिंग ढंग से करेंगे। अगर हमारे एंड से फॉर्म फिलिंग में ही कुछ एरर हो गया तो देखिए हम पेपर में जा ही नहीं पाएंगे। तो फॉर्म फिलिंग में यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आइए उसको समझते हैं। ये सारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इट शुड बी, जब आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए जरा बात करते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको जब फॉर्म फिलिंग करनी है तो आपको क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगेंस्ट ए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, आप फोटो करवाएंगे कलर, आपके पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड आप व्हाइट रखेंगे, ठीक है। ऐसा आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ऐसे रिजेक्ट हो गए हैं नोटिफिकेशन, जब बच्चों ने फॉर्म भरे हैं ना, कई बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं, तो ये चीज आप बड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। रिसेंट क्लियर, रिसेंट मतलब क्या, हाल ही में आपकी जो फोटो हो। देखिए जी, हाल ही फोटो सही रहती है। कई बार क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ, ALP CBT 1 में मैं खुद गई थी सेंटर पे, वहां पे बच्चे थे, हुआ क्या, उनके फेस नहीं मैच हो रहे, उनको क्या पेपर नहीं देने देंगे क्योंकि इतनी पुरानी फोटो डाल देते हो आप। हाल ही में जो फोटो वो डालना, ठीक है। इट शुड बी ए कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद व्हाइट लाइट बैकग्राउंड। व्हाइट और लाइट लाइट मतलब हल्का हल्का, आप व्हाइट ही ले लेंगे, है ना, फोटो करवा लो, नहीं अगर नहीं है तो क्या ही दिक्कत है ना। उसके बाद द ड्रेस शुड बी नॉन व्हाइट ड्रेस प्रेफरेबली इन डार्क कलर, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं आप ना कपड़े थोड़े डार्क पहनना, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड लेना, ताकि क्या होगा आपको
फोटो अच्छी साफ सुथरी आए, हमें तो फोटो साफ चाहिए, ठीक है। उसमें जो साइज आपको दिखा रहा है, आप साइज देख सकते हैं, उनको ये साइज चाहिए, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप लोगों को, अगर आपको नहीं ये चीजें पता चलती हैं, आप किसी साइबर वाले के पास जाके, जो मतलब जो वाईफाई मतलब जिन पे आप कंप्यूटर वाली दुकान वाले, उन पे जाके आप बोल सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे हमको चाहिए, उनको यही दिखा दो, वो बना के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बोलता है द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी इतनी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। कलर ऑफ फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन, मतलब कलर फोटोग्राफ आपको लेनी है, बार बार वो यही बता रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख लेना, ये फेस की लिमिटेशन वगैरह तो चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया, मतलब फोटोग्राफ में ऐसा ना हो छोटा मुंह दिख रहा है लेकिन आपका बॉडी बहुत ज्यादा दिख रही है, नहीं, फेस उनको 50% चाहिए लगभग आपका, मतलब उनको फेस से मतलब है, आप बॉडी चाहे यहां तक दे दो, उनको आपका फेस चाहिए ज्यादा, ताकि वो देख सके, पहचान कर सके, ठीक है। यहाँ पर फोरहेड, आईज, चीक्स, नोज, नेक, चिन एंड बोथ शुड बी क्लियरली विजिबल, भाई उनको आपका माथा, आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए, सो सिंपल इज दैट, ठीक है जी। चलो जी, बता बस समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसको छोटा करके देख लेते हैं, कुछ और बता रखा है क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये देखिए 12 कॉपी अपनी फोटोग्राफ की रखना, मतलब पता है क्या होता है, आपका फोटो करवा के एक ही करवा के कहते हैं फॉर्म भर गया खत्म, आप उन फोटोज का अपने पास रखना, जब आप फॉर्म भरने के बाद पेपर देने जाओगे ना, तब भी वो फोटो लेके जानी है, तो वो वाली फोटो अपने पास रखनी है, ठीक है। चलिए जी, ये चीज भी क्लियर हो गई है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज हो गई, फॉर्म फिलिंग का सब हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हमारे मतलब की और चीजें देख लेते हैं, ठीक है जी। और हमको जब फॉर्म ये होता है ना, ये अपने पास आधार कार्ड आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आधार कार्ड का आपका नंबर मांगेगा, आधार कार्ड आप पूरा ढंग से, उसमें कोई गलती मत करना आधार कार्ड के नंबर डालने में, ठीक है। चलिए डन हो गया, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। हाँ जी, तो यहां पर हम लोगों को अब देखनी है रेलवे के जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, आइए जरा देख लेते हैं जोन वाइज वैकेंसीज भी, है ना। और आप ये भी सोच रहे होंगे आपने अभी तक ये नहीं बताया 10th बेस है कि ITI है, वो आपको अभी दिख जाएगा, ठीक है। आइए मैं आपको सारा बता देती हूँ। यहाँ पर ये आगे चलेंगे ना तो आपको, अच्छा ये राजी जोन वाइज वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, ठीक है जी। आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले तो वैकेंसीज आई की वैकेंसी किस पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो यार साफ साफ लिखा हुआ है, जो वैकेंसीज है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको बोला जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, 10वीं पास हो या ITI हो या इक्विवेलेंट, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT, मतलब सीधी बात है 10वीं पास पे निकली है वैकेंसी, 10वीं पास हो और ITI हो और आपके पास NAC ग्रांटेड है, ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट NCVT द्वारा, तो यहाँ पर ये सब मेंशन किया गया है, ठीक है जी। तो आइए जरा बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसीज कितनी आउट हुई है, ठीक है। ये पूरी वैकेंसीज के अंदर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जोन वाइज वैकेंसी। तो पहले तो पोस्ट देख लीजिएगा, असिस्टेंट ST असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज असिस्टेंट कैरियर्स एंड वैगन, तो यहां पर आपको सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। UR कैटेगरी में जोन कौन सा है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, ठीक है। मुंबई में वैकेंसीज कितनी आउट हुई है, 1892, कहां से, UR के लिए। और टोटल वैकेंसीज अगर मैं बात करूं, ठीक है, टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज जो नजर आ रही हैं 4672 वैकेंसीज हैं, कौन से जोन से, अपना वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से। आप सारी वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। EWS कैटेगरी की, OBC की कितनी है, यहां से आप देखो UR कैटेगरी की कितनी है, SC की कितनी है, ST, आप जिस भी जोन में अपनी वैकेंसीज और ये डिपार्टमेंट वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करो और ताकि आप साफ साफ देख सके, लीजिए अब आपको साफ दिख रही है ना। चलिए अब आपको डिटेल में समझ में आ रही है। तो जोन से पेज पे मैं जा रही हूँ, आप एक बार उस पर चले जाना, ठीक है। आइए जरा अगले पेज पे लेके चलती हूँ, ये है आपकी वैकेंसी फ्रॉम नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो यहां पर जो वैकेंसीज हैं पूरी की पूरी अगर मैं मिला के आपको बताती हूं तो वो है 1433, ठीक है, 1433। जनरल कैटेगरी की 797, 191 SC की, ST की दिख रही है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, अब हमारे हैं साउदर्न रेलवे हुबली, वैकेंसीज है 503, ठीक है। सबसे कम वैकेंसीज इसी जोन से हैं, ठीक है, 503 वैकेंसीज है साउदर्न वेस्टर्न रेलवे की। आप जिस भी कैटेगरी के हैं थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना 503 वैकेंसीज। आइए पेज बदल देते हैं, जबलपुर वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसीज अगर हम देखते हैं, आप देख लीजिएगा आप कौन से जोन से सोच रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम आते हैं तो देखिएगा जरा, यहां पर 1614 वैकेंसीज है कुल मिला के,
ठीक है, कुल मिला के आपके सामने है ना, जिसमें अपने को एक्स सर्विसमैन वगैरह सारा कुछ बता रखा है। आइए अगले पेज पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर वैकेंसीज जो कुल मिला के आपको दिख रही हैं, ठीक है, मोटी मोटी हम लोगों को टोटल वैकेंसीज 964 नजर आ रही हैं। ठीक है जी, आइए अगले पेज पे हम मूव करते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से जो वैकेंसीज है वो 1337 वैकेंसीज है। कुछ भी आपको डाउट बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है, ये 1337 वैकेंसीज है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये कौन सा हो गया, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन है। ठीक है, नॉर्दर्न अपना रेलवे न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन यही है। और यहां पर आपको जो वैकेंसीज है जो दिखाई दे रही है वो 4785 वैकेंसीज नजर आ रही है। ठीक है, क्या आपको जूम करके थोड़ा सा और दिखा दूं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सारी डिपार्टमेंट्स देख लेना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल के कितने कितने वैकेंसीज आउट हुई है। यहाँ पर चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो साउदर्न रेलवे चेन्नई से वैकेंसीज दिख रही हैं वो दिख रही हैं 2694। ठीक है जी, उसके बाद हम अगर बात करते हैं गोरखपुर से तो वैकेंसीज जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की वैकेंसीज 1370 है टोटल वैकेंसीज। उसके बाद आप इलेबोरेट करके पेज खोल के देख सकते हैं। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी से जो वैकेंसीज है 2048। ठीक है, यहां पर आपको सारी की सारी वैकेंसीज आउट दिख रही हैं। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की वैकेंसीज हैं, ये दिख रही हैं 1817 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, जनरल वगैरह आप सब देख सकते हैं। हमारे पास सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है, की जो वैकेंसीज है वो है 3244 वैकेंसीज। थोड़ा जूम इसलिए कर दे रही हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहां पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर से 1251 वैकेंसीज है। ठीक है जी, प्रयागराज की अगर बात करें जी, उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज वैकेंसीज है 2020 टोटल वैकेंसीज। ठीक है, नाउ कमिंग टू कोलकाता, कोलकाता की साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की जो वैकेंसीज है 1044 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपना कोटा वगैरह। ठीक है, नाउ कमिंग टू सिकंदराबाद, ठीक है, यहां पर हमको साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से जो वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं वो हमको दिख रही है 1642। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पर हम लोगों को समझ में आ चुका है कि कुल मिला के वैकेंसीज कितनी है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। हमारी उम्र 18 से 36 अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, फिर एज रिलैक्सेशन के हिसाब से +3 और +5। दूसरी बात, सिर्फ 10th बेस या ITI या फिर NSC। ठीक है, इनके लिए फॉर्म फिलिंग खुल जाएगी, पेपर आप लोगों को पता है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी है इसके अंदर, वो भी आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, PET के बाद मेडिकल तो होगा ही। इसके अंदर हमारा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या है आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोगों को एक CBT देना होगा। उसके बाद हमारा फिजिकल एफिशिएंसी से होगा, फिजिकल मेडिकल जो टेस्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बता देती हूँ। ठीक है, और देन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी तक अपडेट के हिसाब से ये है, लेकिन यहाँ पे हर जगह एक मेंशन किया हुआ है कि हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो हमारे हाथ में पावर है, हम चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पार्ट एक रह गया, वो भी हम लोग देख लेते हैं ताकि अपने को कोई परेशानी कहीं पे भी ना आए। ठीक है, एक लास्ट वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन से पेज पे दिया हुआ है जल्दी से चेक कर लेते हैं, लीजिए जी। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा, जिस पेज पे होगा ना जल्दी जल्दी से उस पर पहुंच जाते हैं, है ना। हाँ जी, ये देखिए, एक सेकेंड बस, अभी आ जाएगा सामने हमारे। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, मोड फी पेमेंट पेमेंट तो आप कर ही लेंगे, है ना। अच्छा जी, ये रहा मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पेज, मैंने सोचा था लास्ट में ही बता दूंगी। ये देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये रहे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको A2 A3 फिजिकली फिट, ये A2 A3 आपको मैंने बहुत बार बताया भी है। ठीक है, यही वाले होते हैं। ठीक है, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ये है, मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। ठीक है, अपने को फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंट विजन 6969 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, नियर विजन आपका इतना होना चाहिए, आपको साफ साफ देख लेना है इसको। ठीक है, और उसके बाद ऊपर आप लोगों को यहां पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, सारा का सारा इन्होंने बता रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड्स इनको क्या चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोटिफिकेशन पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी आपको डाउट आ रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।